हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है। तो पेपर 1 और साथ ही में पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। तो आज हम पेपर 1 की एक न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ये क्वेश्चन आपका जून 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है और न्यू टर्म्स है। टर्म्स क्या है? कोवर्ट रिसर्च इन एथनोग्राफी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे हम लोग इस चैनल में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से पूछा गया है कि कोवर्ट रिसर्च इन एथनोग्राफी इज बीसेट विथ, मतलब निजाती वर्णन में प्रच्छन्न शोध। अब हिंदी में तो ये टर्म्स थोड़े अलग हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ही पढ़िए। कोवर्ट रिसर्च और एथनोग्राफी, है ना। पहले ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, इसमें किससे संबंधित है, क्या पर्सनल इश्यूज से, एथिकल इश्यूज से, पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल। ये आपको तभी पता लग सकता है जब आप एथनोग्राफी और कोवर्ट रिसर्च के बारे में जानते हो, ठीक है। एथनोग्राफी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो पहले हम एथनोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एथनोग्राफी दो शब्दों से, एथनो और ग्राफी, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इंग्लिश वाले इस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्जन भी आपको ट्रांसलेशन में मिलता है। तो आप देखिए, एथनो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एथनो का मतलब होता है व्यक्ति, पीपल, और ग्राफी से मतलब होता है वर्णन करने से, ठीक है। तो जो एथनोग्राफी यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है, वो कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं? तो एथनोग्राफिक में जो डेटा कलेक्शन होता है वो एक क्वालिटेटिव मेथड के द्वारा होता है, ठीक है, गुणात्मक विधि के द्वारा, जिसका उपयोग अक्सर सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताऊंगी कि एथनोग्राफी क्या होती है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है ना। तो यहाँ पर डेटा को अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग समाज और व्यक्ति के कामकाज के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप की रिसर्च होती हैं। क्वांटिटेटिव जिसमें कि आंकड़ों का हम मापन करते हैं, क्वालिटेटिव गुणों के आधार पे, है ना। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च में एथनोग्राफिक रिसर्च आती है। एथनोग्राफिक का अगर हम बात करें तो ये बहुत प्राचीन समय में, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में करीब, इसका प्रारंभ आदिम जनजातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, ठीक है। तो काफ़ी प्राचीन है। और वहाँ पर क्योंकि ये जो जनजाति के लोग थे, ये अलग ग्रुप में और अलग, मतलब एक भूभाग में, भौगोलिक क्षेत्र मतलब इनका अलग ही रहता था, अलग थलग से रहते थे, सोसाइटी से अलग रहते थे। तो यहाँ पर इनके जो थी भाषा शैली, जीवनचर्या और इनके जो भी तौर तरीके थे, धार्मिक विश्वास, पूजा अर्चना, ये सारी चीज़ें इनकी अलग होती थी, है ना। तो इन्हीं के क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कि उनमें उनका क्या पैटर्न है, इनके क्या तौर तरीके हैं, इनका अध्ययन करने के लिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया गया। और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा इनकी जो है जानकारी ली गई, है ना। तो यहाँ पर इसमें जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लिया गया, जो ऑब्जर्वर था वो पार्टिसिपेशन मतलब उस ग्रुप में प्रतिभागी बन के पार्टिसिपेट करके वहाँ के तौर तरीकों को देखता था, जानता समझता था, और फिर जो है यहाँ पर उसके परिणामों का मतलब निष्कर्ष निकालता था, ठीक है। उसमें जो है जो भी उसको की पॉइंट्स मिलते थे उनके द्वारा वो अपने निष्कर्षों तक पहुंचता था, है ना। तो यहाँ पर क्या था, अनुसंधानकर्ता को समूह की भाषा का ज्ञान नहीं था और समूह में बहुत कम समय व्यतीत होता था। तो ज़्यादा समय आप जब नहीं रह पाओगे तो किसी भी ग्रुप के बारे में कैसे कोई रिजल्ट निकाल पाओगे, कैसे कोई कंक्लूजन निकालोगे, है ना। तो इस तरह से भली भांति प्रशिक्षित ना, मतलब कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, उनकी भाषाओं का ज्ञान नहीं था, रीति रिवाजों का नहीं पता था। तो इसके कारण जो भी परिणाम मिले वो काफ़ी जो है, मतलब उसमें वैलिडिटी कम पाई गई, ठीक है। विश्वसनीय और वैध कम माना गया इन परिणामों को। तो अब सांस्कृतिक ज्ञान हमको मिलेगा कैसे? तो जैसे कि वहाँ पे क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं उनके समूह के द्वारा, कौन कौन से सॉन्ग्स हैं, कहावतें हैं, या उनके रीति रिवाज, रस्म रिवाज क्या है ना। ये सारी चीज़ें अब समझने के लिए आपको क्या है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब उनकी जब आपको लैंग्वेज ही नहीं पता है तो कैसे कोई कंक्लूजन निकालोगे। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ से जो परिणाम मिले वो विश्वसनीय और वैध, जो है वैधता कम थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आई, ठीक है।
तो यही कहा गया कि डेटा एकत्र करने की ये गुणात्मक विधि है ना, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ किया जाता है और सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान में ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। तो ये जो डेटा है इसको अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया जाता है। एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करें तो ये जो इसकी खास विशेषता है, इसमें रियल लाइफ सेटिंग में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है अपने सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ग्रुप के विषय में वो जानकारी कर रहा है, किसी समूह के बारे में सांस्कृतिक अध्ययन का जो है यहाँ पर रिसर्च कर रहा है, तो वो उसको एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में देखता है ना, क्योंकि वो वहाँ पर कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल यहाँ पर कोई भी प्रोसीजर नहीं हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो रियल लाइफ में है ना। तो इस तरह से उनको देखता है, उनसे डिस्कशन करता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है, कन्वर्सेशन होता है। और तो इसके लिए क्या चाहिए कि ऑब्जर्वेशन करने से पहले, मतलब यहाँ पर उसको उस ग्रुप में जाने से पहले उसकी समूह की परंपराओं को, मूल्यों को, भाषा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, और तब जाके कोई उनके बारे में निष्कर्ष निकालने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी अगर हम वैधता की बात करें तो जो प्रजातिक अध्ययन मतलब जो एथनोग्राफिक रिसर्च है, इसमें प्राप्त परिणामों की वैधता 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो अवलोकनकर्ता के द्वारा सामाजिक समूह के इंटीग्रेटेड मेंबर के रूप में समूह के साथ व्यतीत समय। अब ज़्यादा समय रहेगा तो वो क्या चीज़ों से भली भांति परिचित हो पाएगा, चीज़ों के बारे में समझ पाएगा, है ना। कम समय रहेगा तो उसको उतना पता ही नहीं रहेगा, उसका इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। जो हमें जो पहले के परिणामों के द्वारा आ रही थी वो वैलिडिटी कम थी, विश्वसनीय कम थी, तो उसको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वैधता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अवलोकनकर्ता को सामाजिक समूह की भाषा का ज्ञान होना, भाषा का नॉलेज होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन को जो भी सूचनादाता है, मतलब अगर हो सकता है वो पार्टिसिपेट खुद ही कर रहा हो, जो भी शोधार्थी है, जो रिसर्चर है, और या तो उसने कोई ऐसा वहाँ पर अपना गुप्तचर जिसको कह सकते हैं मैसेंजर अपना कोई दिया है, उसको ट्रेंड किया जाए तो वो सही से यहाँ पर जो है चीज़ों को बता सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ये वैलिडिटी को डिसाइड करती हैं। ठीक, तो ये हम अभी एथनोग्राफी के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो कोवर्ट रिसर्च एथनोग्राफी से संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च की बात होती है तो यही कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान के विपरीत, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अपोजिट, यहाँ पर अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है बिना किसी अवधारणा या परिकल्पना के, यहाँ पर देखिए कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाना रहता है। ठीक है, तो बिना हाइपोथेसिस बनाए वो अपना कार्य प्रारंभ कर देता है और अपने फिर अवलोकन के आधार पर जब वो वहाँ पर पार्टिसिपेट की तरह काम करता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह वो अपने डेटास को कलेक्शन करता है, तो इंडक्टिव लॉजिक के द्वारा वे अपनी परिकल्पना का निर्माण करता है। इंडक्टिव डिडक्टिव मैंने आपको कई बार बताया है कि डिडक्टिव मतलब सीधे नियमों, निगमन जिसको कहते हैं, नियमों के द्वारा हम फाइंड आउट कर लेते हैं चीज़ों को। इंडक्टिव में क्या होता है, आप कई उदाहरणों से, कई तरह के तथ्यों से चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर जाके एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो निर्मित ये परिकल्पना स्थिर प्रकृति की नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें समझने की हैं। अगर आपके क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब स्टैटिक प्रकृति की नहीं होती है, वरन उसमें डायनामिज्म होता है। उसमें गत्यात्मकता क्यों होती है, तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी चीज़ क्या है, जो भी आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में हो रही है, ये चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, है ना। कि अब उसने अवलोकन किया, जो भी रिसर्चर है अवलोकन किया, पार्टिसिपेट मतलब जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन उसने किया, और हो सकता है कि उसको बाद में फिर से उसने जब ऑब्जर्वेशन किया तो वो चीज़ें जो उसने पहले के आधार पे परिकल्पना बनाई थी वो उसको गलत लगने लगे, तो उसमें फिर से वो मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, तो यही कह रहा है, मतलब उसका क्या है कि फिर से कुछ नज़रिया बदल गया, उसके विचार बदल गए, तो यहाँ पर क्या है कि उसने अपनी परिकल्पना को फिर से मॉडिफाई किया। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो परिकल्पना होती है स्टैटिक प्रकृति की नहीं होती है, वरन उसमें क्या होती है, गत्यात्मकता होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है इसको समझने के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर कोवर्ट रिसर्च इन एथनोग्राफी से क्या मतलब होता है। तो कोवर्ट रिसर्च की अगर हम बात करें, जिसको देखिए गुप्त शोध कहते हैं, नृवंश मतलब एथनोग्राफी में गुप्त शोध, कोवर्ट रिसर्च
एक शोध दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, मतलब एक शोध दृष्टिकोण को रेफर करता है जहाँ जो रिसर्चर है जिन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें अपनी पहचान और उद्देश्य को छिपाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोवर्ट, अब इंग्लिश में आपको नहीं वर्ड समझ में आएगा, लेकिन देखिए गुप्त शोध है ना, तो ये ऐसा मतलब यहाँ पर जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पर रिसर्चर जो है अगर अपनी वो सारी चीज़ें बता दे कि मैं ये हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो डेटाज हमको मिलेंगे वो परिवर्तित हो सकते हैं, हमको रियल लाइफ डेटा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे एथनोग्राफी में था कि वहाँ पर आप क्या था कि पार्टिसिपेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जो है अपने आधार पे, है ना, नेचुरल सेटिंग में जो है कि वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर उद्देश्य को और अपनी पहचान को छुपाया जाता है और ये विधि जो होती है प्रतिभागियों को सूचित सहमति और संभावित नुकसान के बारे में नैतिक, यहाँ पर जो बात की जाती है वो इसमें जो इस प्रकार की रिसर्च में रिसर्च करते समय नैतिकता, एथिकल इश्यूज जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको नैतिकता बरकरार रखनी है और संभावित परिणामों पर, मतलब नैतिकता पे और संभावित परिणामों पर विचार करना, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि नृवंश विज्ञान मतलब एथनोग्राफी में गुप्त अनुसंधान, कोवर्ट रिसर्च करते समय जो मेन चीज़ आती है वो क्या आती है आपकी, एथिकल इम्प्लीकेशन एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंस। ठीक है, संभावित परिणाम पर सावधानी पूर्वक विचार करना। तो ये नहीं कि आप बायस हो के क्या हुआ कि आपने ज़्यादा समय ग्रुप में रह लिया, एथनोग्राफी की बात हो रही है क्योंकि कोवर्ट रिसर्च की, तो अगर ज़्यादा समय ग्रुप में रह लिए तो आप क्या है किसी तरह से बायस्ड हो जाओ और जो हो वो जो आपका रिजल्ट आप देने वाले हो वो क्या है पक्षपात की भावना से हो, है ना। तो इसीलिए कहा गया नैतिकता, एक तो नैतिकता रहनी चाहिए, किसी भी नैतिकता, हमारी शोध नैतिकता यही कहती है कि आप गोपनीयता को बनाए रखें, है ना, और किसी भी तरह से आप किसी पर भी आपका सब्जेक्टिव कुछ भी है, मतलब सब्जेक्टिव से मतलब जिस पर आप प्रयोग कर रहे हो, मतलब रिसर्च कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल बीइंग हो, कोई भी हो, उसका क्या है किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपकी हैं ये शोध नैतिकता में आती हैं और कोवर्ट रिसर्च में भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोवर्ट रिसर्च किस तरह से हो सकती है, तो मतलब एक उदाहरण हो सकता है जैसे कि एक सामान्य कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत होकर कार्यशीलता का अध्ययन कर रहा हो, मतलब एक कहीं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सामान्य कर्मचारी के रूप में वहाँ पर रहकर आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, तो झूठी पहचान के तहत कंपनी में शामिल होकर वो क्या करेगा, सहकर्मियों के साथ बात करेगा और शोधकर्ता के रूप में अपने वास्तविक उद्देश्य को प्रकट किए बिना यहाँ पर जो है अपना वो चीज़ों को यहाँ पर डेटा का कलेक्शन करेगा, है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको अपने रिसर्च के लिए चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करेगा। उन सब के बीच में बातचीत करके वहाँ की रेगुलेटरीज़ कैसी हैं, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है और भेदभाव तो नहीं होता है, फीमेल के प्रति व्यवहार कैसा है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पर वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी बता देता तो ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं ना। फिर अगर वहाँ पे क्या है कि लेडीज़ के साथ मान लो अच्छा व्यवहार नहीं होता है या जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं या छोटे लेवल के जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन जब वो जानेंगे कि रिसर्च हो रही है, एक आपका जो है वहाँ पर आपको देखा जा रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए क्या है यहाँ पर इन चीज़ों को, आइडेंटिटी को छुपा लिया जाता है, ये भी नहीं बताया जाता है कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, है ना। तो ये जो दृष्टिकोण है कर्मचारी इंटरेक्शन और संगठनात्मक संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है ना। तो आपको क्या है रियल चीज़ें पता लगेंगी कि अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि बाहर से तो सब चीज़ अच्छा लगता है, यही है। तो इस तरह से संभावित नुकसान जैसे नैतिक विचारों को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके एथिकल इश्यूज़ का कारण बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यह आपकी कोवर्ट रिसर्च में आती है, इसीलिए अपनी इसका जो मेन चीज़ है क्या है, एथिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देखा, इसमें क्वेश्चन में आपने देखा ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि एथनोग्राफी, कोवर्ट रिसर्च इन एथनोग्राफी बी सेट विथ, ना तो पर्सनल इश्यूज से है, ना पॉलिटिकल से है, ना हिस्टोरिकल से है, ये किससे संबंधित है, एथिकल इश्यूज से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको पता नहीं होगा चीज़ें क्या हैं। अब देखिए इसमें जो है एथनोग्राफी में, कोवर्ट रिसर्च में किसी समूह या समुदाय का
स्पष्ट ज्ञान के बिना अवलोकन और अध्ययन करना शामिल होता है। तो कुछ विशेषताएं इसकी होती हैं, कुछ की फीचर्स होते हैं। उसमें जो सबसे पहला है गोपनीयता। ठीक है, तो गोपनीयता में क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पर जिसके भी मतलब शोधकर्ता की उपस्थिति और उद्देश्य को उनके व्यवहार में बदलाव से बचने के लिए, कि मतलब क्या है, अगर आप वो बता देते हो चीज़ों को कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ही चेंज हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसीलिए गोपनीयता को बताया जाता है। अध्ययन किए जा रहे विषयों से छिपाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं कि सीक्रेट रखी जाती हैं। अवलोकन संबंधी ऑब्जर्वेशनल डेप्थ क्या होती है कि अवेयरनेस के कारण जो रिसर्चर द्वारा नेचुरल बिहेवियर और इंटरेक्शंस की स्टडी की जा सकती है। मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल डेप्थ होनी ज़रूरी है। किसके लिए? वो रिसर्चर के लिए। तो रिसर्चर जो शोधार्थी है, जो रिसर्च करने वाला है, वो इतना अवेयर होना चाहिए कि अपने कार्यों में संशोधन किए बिना शोधकर्ता प्राकृतिक व्यवहार और अंतरक्रियाओं को यहाँ पर देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो इस तरह से नेचुरल बिहेवियर को वो देख सकेगा। अगर उतना अवेयर रहेगा, उतना जो है जागरूक रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक अपनी आइडेंटिटी छुपा के कहीं पर आप मतलब कहीं पर काम करना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये क्या है, जोखिम भी होता है और मुश्किल भी होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंस ही जो है लूज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, निष्पक्ष डेटा, अनबायस्ड डेटा होना चाहिए। यहाँ पर रियल डाटा तभी पता लगेगा जबकि कोई आर्टिफिशियल, वहाँ पर कोई भी ऐसा कृत्रिमता नहीं होगी। ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से तभी अनबायस्ड डाटा मिलेगा, है ना, पक्षपात रहित। और फिर है आपका एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न आपका कि नैतिक चिंता है। सूचित सहमति की कमी है तो सीक्रेसी की लिमिट जो है क्रॉस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ें आपने बताई नहीं है, कोई सहमति आपको नहीं मिली है कि हम आपका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, रिसर्च आप पे करा जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, सीक्रेसी की लिमिट क्रॉस हो सकती है ना। तो यही कह रहे हैं, एथिकल कंसर्न यहाँ पर बनाए रखना है। नैतिकता आपको कभी भी नहीं छोड़नी है इस तरह के रिसर्च में। चैलेंजेस आते ही हैं कि पर्सनल और इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कई बार वो ऐसा भावुक भी हो सकेगा या कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसमें कि चैलेंज ऐसी चीज़ें आती हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर पारदर्शिता की कमी के कारण यहाँ मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी डेटाज लिए जाएं उनमें सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और जो भी लें आप वो है वो नेचुरल उसमें लें और अपना कंट्रोल रख के लें, है ना। तो इस तरह से जो डाटा व्याख्या की जा रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो मतलब यही है कि नैतिक विचारों के मतलब जो गुप्त अनुसंधान को बैलेंस करना, ठीक है, ये ज़रूरी हो जाता है कि एक तरह से एथिकल नैतिकता को आप बनाए रखें। ठीक है, पार्टिसिपेंट वेलफेयर, मतलब भलाई की रक्षा इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आप किसी सब्जेक्टिव के ऊपर कर रहे हैं या आप जिसको भी आपने हायर किया है, तो उसके लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए काम करना है। नैतिकता के विरुद्ध यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिसर्चर का रोल इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। और उसके बाद आता है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, मतलब जो भी निष्कर्ष है वो सामान्यीकरण के संदर्भ में यहाँ पे थोड़ी लिमिट्स हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपने एक के संदर्भ में ली हैं, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप सैंपल पे करते हो तो वो किसी भी पॉपुलेशन के लिए भी मान्य होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, लिमिटेशन यहाँ पर हो सकती है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि कोवर्ट रिसर्च से संबंधित आपको बतानी थी। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और एथनोग्राफी से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये तो न्यू कॉन्सेप्ट था, जो अभी नया वर्ड एक आया, पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इसको मुझे बताना चाहिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड की और रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ बेसिक से स्टार्ट है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए। वहाँ पे ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, अपडेटेड फॉर्म में है, तो जो चीज़ें अभी तक पूछी गई हैं या जो पूछी जा रही हैं, उन सबों को उसी सीरीज़ में यहाँ पर शामिल किया है। तो आप लोग वीडियोस को देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।